1948 की जनवरी में हम लोग आज़ाद कब हुए? 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए। 1948 के जनवरी में महात्मा गांधी दिल्ली आए। उससे पहले वो दंगे के जो सांप्रदायिक दंगा देश में छिड़ा हुआ था आज़ादी के बाद का, उस दंगे में काम करते हुए कभी बंगाल, कभी बिहार, कभी कलकत्ता होते हुए दिल्ली आए। जा रहे थे पंजाब, क्योंकि पंजाब की हालत बहुत ही बुरी थी। बहुत बुरी का मतलब क्या? एक ऐसा दंगा छिड़ा हुआ था पूरे देश में, हिंदू मुसलमानों के बीच में, जिससे देश का कोई कोना भी बचा हुआ नहीं। दुनिया के ज्ञात इतिहास में दो जातियों के बीच में इतनी ज़्यादा भयंकर हिंसक लड़ाई कभी नहीं हुई। कितने लोग मारे गए इसकी कोई गिनती नहीं है, किसी के पास उसका हिसाब नहीं है। तो इन सब जगहों पर जिनका नाम मैंने पहले लिया, उन सब पर से काम करते हुए गांधी जी को बार बार ये खबर मिल रही थी कि पंजाब जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। इसीलिए अगर आप पंजाब आएंगे तो शायद हालात को संभालने में थोड़ी आसानी होगी। इसीलिए वो जनवरी के पहले सप्ताह में दिल्ली पहुंचे। जा कहाँ रहे थे? पंजाब। यहाँ रुकना था एक दिन और फिर पंजाब जाना था। लेकिन जब वो दिल्ली आए और उन्होंने दिल्ली का जो हाल देखा, तो उनको ये लगा कि पंजाब जाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि दिल्ली में रुका जाए। क्योंकि अगर उनको ऐसा हुआ कि अगर दिल्ली इस दंगे के कारण अपने हाथ से निकल गई, यानी दिल्ली पर हमारा काबू नहीं रहा, तो हमारे लिए देश को बचाना संभव नहीं है। इसीलिए वो यहाँ रुके। गांधी जी जब आते थे तो भंगी बस्ती में रुकते थे। सफाई मजदूर कर्मचारियों की एक बस्ती है, वहीं ठहरते थे। लेकिन इस बार जब वो दिल्ली आए तो उनको पता चला कि उस जगह पर तो शरणार्थियों ने कब्जा कर लिया। यानी पाकिस्तान से जो लोग भाग कर यहाँ आए थे मरते कटते हुए, वो जहाँ भी दिल्ली में जिसको जहाँ जगह मिली वहाँ वो बैठ गया। और ऐसे लोगों की संख्या करीब 20 लाख थी। तो 20 लाख की संख्या समझ सकते हो कि अगर मरते कटते घर द्वार पत्नी बच्चे सबको खो करके, कोई पति को खो करके ऐसे 20-25 लाख लोग घुस आए शहर में, तो जैसी तबाही शहर में हो सकती है, दिल्ली में वैसी तबाही मची थी। और गांधी जी के लिए उस भंगी बस्ती में रहने की जगह दी। देश आज़ाद हो गया था। गांधी जी के सारे जो मुख्य शिष्य लोग थे वो सभी लोग देश की सरकार चला रहे। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री थे और देश के गृह मंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, और जितने बड़े लोग थे। तो सरदार ने ऐसा कहा गांधी जी को कि अगर इस समय आप भंगी बस्ती में रहने का आग्रह करेंगे तो हमारे लिए वो संभालना संभव नहीं है, क्योंकि पहले तो हमको भंगी बस्ती खाली करानी पड़ेगी, जो आपको पसंद नहीं आएगा, और अगर आप वहाँ रहेंगे तो आपकी सुरक्षा के लिए हमको बहुत सारी बात सोचनी पड़ेगी। तो फिर कहाँ रहा जाए? तो बिरला जी ने कहा कि हमारा एक घर है यहाँ पे, अगर आप चाहें तो उस घर में रहते। तो यहाँ वो रहने की है। जब हम भीतर चलेंगे हम देखेंगे कि क्या चीज़ है। यहाँ आने के बाद गांधी जी ने एक ही रूटीन बनाई अपनी, कि वो हर दिन सुबह निकलते थे यहाँ से, और जितने शरणार्थियों के कैंप लगे हुए थे, जो दिल्ली शहर में भी थे और दिल्ली शहर के बाहर भी, और संख्या मैंने आपको बताई कि कैसी थी, तो कहीं 15,000 लोग बैठे हैं, कहीं 20,000 लोग बैठे हैं। ऐसे कैंपों में जाकर के वो मिलते थे लोगों से, बात करते थे, उनको समझाते थे। सभी दुखी परेशान लोग थे, गुस्से में लोग थे, खून का बदला खून से लेंगे का नारा लगाने वाले लोग थे। उनके बीच में हर दिन जाना एक 80 साल के बूढ़े आदमी के लिए, उसमें जाकर उनकी तकलीफ में हिस्सा बटाना, उनको सांत्वना देना, उनको समझाना, धैर्य रखने के लिए कहना, और शाम में लौट कर आना। दिल्ली शहर में दंगा छिड़ा हुआ था। अभी जिन रास्तों से आपकी गाड़ी गुजर करके आई है, ये सारे रास्ते आग लगे हुए, मरे हुए लोग, जली हुई बस्ती,
जगह जगह शरणार्थियों के कैंप, जिनके रहने की ठिकाना नहीं था। जनवरी का महीना, तुम आज दिसंबर में हो, जनवरी में इससे भी भयंकर ठंड होती है। न किसी के पास छत थी, न किसी के पास कंबल था। चोली को दो दो कंबल, और उसके अंदर भी ठंड लगती है भी। उस समय वो लोग इस तरह रह गए। और सड़क पर मार काट मची थी, लूट मची हुई थी। कोई किसी को मार रहा था, कोई दुकान लूट रहा था। और देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री सब सड़कों पर दौड़ रहे। उस समय का अगर वर्णन पढ़ोगे तो कनॉट प्लेस के चौराहे पर जवाहरलाल जी खड़े होकर लोगों से सामान छीन रहे थे, जो दुकान में से सामान लेकर भाग रहे थे। ऐसी स्थिति बनी। कुछ दिन की कोशिश के बाद भी गांधी जी को लगा नहीं कि इस परिस्थिति पर हम लोग किसी तरह से कोई काबू कर पा रहे हैं। न तो सरकार काबू कर पा रही है, न मैं जो कोशिश कर रहा हूँ उसका कोई बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। तो 13 जनवरी को उन्होंने ये घोषणा की कि मैं आमरण अनशन पर जा रहा हूँ। उनके पास या किसी भी अच्छे सच्चे आदमी के पास आखिरी हथियार अपना जीवन देना, समझाना। हर कोशिश करने के बाद भी अगर सामने जो पागल भीड़ खड़ी है, वो भीड़ अगर होश में नहीं आ रही है, तो आखिरी चीज़ तुम्हारे पास होती है कि तुम अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा। तो गांधी जी ने 13 जनवरी को आमरण अनशन शुरू किया। हम लोग भीतर चलेंगे तो देखेंगे कि वो कहाँ वो जगह है। 13 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक ये 5 दिन उनका ये अनशन चला। बहुत ही बुरी हालत उनकी हो गई उस अनशन में। लेकिन उन्होंने जो शर्तें रखी थी कि क्या क्या बातें पूरी होंगी तब मैं अनशन तोड़ूंगा, वो लिख करके उन्होंने प्रेस में जाहिर किया। जब उनको ये लगा कि ये सारी शर्तें जिस हद तक इस समय में पूरी की जा सकती वो पूरी हो गई हैं, तो 18 तारीख को उन्होंने अपना अनशन तोड़ा। ये सामने जो जगह है हम चलेंगे वहाँ को, जो लाल छत देख रहे हो तुम, उस समय सब छत वगैरह कुछ नहीं थी, खुला मैदान था। ये जो बाउंड्री वॉल बनी हुई है वो सभी नहीं थी, छोटी छोटी कुछ बाउंड्री वॉल थी। उसी जगह पर वो प्रार्थना के लिए बैठते थे, और सामने इस मैदान में लोग जो भी आते थे प्रार्थना में शामिल होने, वो बैठते। 18 को उनका अनशन खत्म हुआ। बीच में एक दिन 19 जनवरी बीती। 20 जनवरी को जब वो प्रार्थना कर रहे थे, तो जो टॉम था बना हुआ जहाँ वो कपड़े सा ऐसा देख रहे हो, उसके पास से एक बम फेंका गया। जो बम वो जहाँ प्रार्थना कर रहे थे उससे थोड़ी दूरी पर गिर गया। आज के ज़माने का बड़ा बम नहीं था, उस समय जैसा एक क्रूड बम बन सकता होगा और छिपा कर लाया जा सकता होगा, वो लाया गया था और दीवार के उस पार से उन पर फेंका गया। लेकिन वो बीच में ही गिर गया। फटा तो ज़रूर, कुछ लोग घायल भी हुए, लेकिन वो गांधी जी तक पहुंचा नहीं। ये उनको मारने की 5वीं कोशिश थी। इससे पहले 4 बार उनको मारने की कोशिश देश में अलग अलग जगहों पर हुई थी। और तुम लोगों में से जो लोग भी बम्बई या पुणे के लोग, सावरकर के जो 6 लोग माने जाते हैं एकदम नज़दीक के, उनमें नाथूराम गोडसे भी था, ये पाहवा भी था, एक करकरे भी थे, एक बिस्का थे, 3-4-6 लोगों का वो ग्रुप था। 20 जनवरी को ये घटना घटी। क्योंकि लगातार हत्या की कोशिशें हो रही थी और अब देश तो आज़ाद हो गया था, इसलिए गृह मंत्रालय जो था वो हमारे हाथ में था, यानी भारत सरकार के हाथ में था। तो भारत सरकार को भी ये रिपोर्टें मिल रही थी कि हत्या की एक बड़ी योजना पर देश भर में काम हो रहा है और किसी भी दिन उन पर हमला होता है। तो जब ऐसा होता है तो आजकल क्या करते हो, मेटल डिटेक्टर लगा देते हो कि गेट में कोई घुसेगा तो उसकी चेकिंग होगी। उस समय मेटल डिटेक्टर तो होता नहीं था, लेकिन पुलिस बिठा दी जाए गेट पर और हर आदमी की चेकिंग हो, ऐसा एक प्रस्ताव बहुत डरते डरते सरदार पटेल ने उनके सामने रखा कि आपकी प्रार्थना सभा में सभी तरह के लोग आते हैं, सरकार को ऐसी रिपोर्ट मिल रही है कि शायद कुछ घट सकता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि 2-3 पुलिस वाले वहाँ रहें और वो लोगों की चेकिंग हो। तो गांधी जी ने कहा, आप तुम रखो पुलिस वाला,
लेकिन अब मेरी प्रार्थना सभा सड़क पर है। तुम क्या समझते हो कि जो भगवान अगर मुझको ले जाने का तय करके बैठा है तो तुम्हारी पुलिस बचा लेगी मुझको? मैं इसके खिलाफ बयान दूंगा अगर तुम इसमें जांच करने की कोई भी कोशिश की। हमारे यहाँ किसी भी आने वाले की जांच नहीं होगी। तो इसीलिए वो जो जांच का एक रास्ता सोचा था सरकार ने, वो रास्ता भी वो अपना नहीं सकते थे। उसने दूसरा रास्ता अपनाया कि सारे ड्रेस में बहुत सारे पुलिस वालों को यहाँ वहाँ खड़ा कर दिया, जो लोगों के ऊपर नज़र रखते थे, क्योंकि सर्च करना तो मना था। अगर सर्च करने वाली इजाज़त होती तो शायद वो मदन लाल पहवा भी पकड़ा जाता और 30 जनवरी को जो घटना घटी शायद 30 जनवरी को नहीं घट पाती। लेकिन चूंकि वो चीज़ नहीं हो सकी, इसीलिए सब के लिए आसान हो गया था कि हाँ। तो ये 20 तारीख तक की कहानी है। उसके बाद 10 दिन की कहानी और है। 30 जनवरी को घटना घटी जो देखने के लिए हम लोग यहाँ आए। तो इतना छोटा सा इतिहास बताता हूँ, ये बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन अगर तुम लोग इसका ध्यान रखोगे कि किस जगह पर हम खड़े हैं, इसका हमारे इतिहास में क्या स्थान है, और हम सब लोग जो कुछ सोचना समझना चाहते हैं, 2 दिन से गांधी जी का नाम ले रहे हैं, 2 दिन आगे भी शायद गांधी जी की चर्चा करेंगे हम लोग। उस आदमी के जीवन की ये आखिरी 10 दिन हैं जिसकी चर्चा अभी आगे हम लोग करेंगे। तो यहाँ से भी निकल कर हम लोग वहाँ चलेंगे जहाँ गांधी जी रहते थे और जहाँ से एक घटना चली थी, वहाँ पर थोड़ी बात तो उठेंगे शांति से और लाइन से हम लोग निकल कर